जय भीम दोस्तों। भारत में धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाले फर्जी साधु संत आपको हर जगह मिलेंगे। इन्हीं पाखंडियों में से कुछ नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक बाबा हैं जिनका नाम है अनिरुद्धाचार्य। आप सभी लोग इनसे भली भांति परिचित होंगे। ये बाबा कभी गौमूत्र पीने के लिए प्रेरित करते हैं तो कभी गोबर से स्वास्थ्य सही होने का दावा करते हैं। अपनी इन्हीं मूर्खतापूर्ण बातों के लिए ये लोगों के बीच चर्चा में बने रहते हैं। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप इसे सुनिए। आप कहते हो कि आपका संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। मैं कहता हूं नहीं लिखा भीम जी ने। दोस्तों, सुना आपने ये बाबा साहब के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। एक ऐसा महापुरुष जिसने देश में समता, समानता और बंधुता की भावना को पुनर्स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया, जिसने देश को इतना बड़ा लिखित दस्तावेज दिया जिसके कारण भारत को पूरी दुनिया में अलग पहचान मिली। अनिरुद्धाचार्य के इसी बयान से अंबेडकरवादियों में बिजली सी दौड़ गई और सभी अंबेडकरवादी इस बयान के लिए माफी मांगने की बात करने लगे और अंत में इस पाखंडी को झुकना पड़ा और बाबा साहब के अपमान के लिए इसे माफी मांगनी पड़ी। सम्मान करते हैं और भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। मित्रों, अनिरुद्धाचार्य के उस बयान पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हम आप लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव म्हाऊ में 14 अप्रैल 1891 को एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था भीमराव। उसके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और मां भीमाबाई एक साधारण गृहिणी। लेकिन यह परिवार साधारण नहीं था। वे महार जाति से थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। भीमराव के बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया और उनके पिता ने अकेले ही बच्चों को पाला। भीमराव का बचपन अपमान और संघर्ष से भरा था। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया जाता था। उन्हें पानी के घड़े को छूने की इजाजत नहीं थी। शिक्षक उनकी कॉपियां तक नहीं छूते थे। एक बार जब वे अपनी प्यास बुझाने के लिए स्कूल के कुएं की ओर गए तो एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और चिल्लाया, अछूत, अपनी औकात में रह। यह अपमान भीमराव के मन में गहरे उतर गया, लेकिन इसने उन्हें तोड़ा नहीं। इसने उनके भीतर एक ज्वाला जलाई, ज्ञान की, समानता की और बदलाव की। उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। राम जी खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे जानते थे कि शिक्षा ही उनके बच्चों को इस सामाजिक जकड़न से आजाद कर सकती है। भीमराव ने रात दिन मेहनत की। वे सतारा के एक स्कूल में पढ़े और फिर बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी भूख यहीं नहीं रुकी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिसके जरिए वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की और उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ने अर्थशास्त्रियों को चौंका दिया। फिर वे लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई की। 1920 के दशक तक वे भारत के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक बन चुके थे। लेकिन अंबेडकर केवल एक विद्वान नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी थे। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी डिग्रियों का कोई मोल नहीं, क्योंकि समाज उन्हें अभी भी अछूत मानता था। एक बार जब वे बड़ौदा में नौकरी करने गए तो उनके सहकर्मियों ने उन्हें पानी तक नहीं पिलाया। इस अपमान ने उन्हें और दृढ़ किया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस व्यवस्था को बदलेंगे। अंबेडकर ने महाड़ में चौदार तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह एक छोटा सा तालाब था जिससे दलितों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर ने हजारों दलितों के साथ
तालाब की ओर कूच किया और पानी पिया। यह केवल पानी पीने की घटना नहीं थी, यह एक सामाजिक क्रांति थी। उस दिन अंबेडकर ने न केवल तालाब का पानी पिया, बल्कि समाज की सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत की। अंबेडकर लंदन में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। वहां उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की। उनकी इस मांग ने गांधी को चिंतित कर दिया, क्योंकि गांधी मानते थे कि इससे हिंदू समाज और बढ़ जाएगा। बाद में पूना पैक्ट के तहत अंबेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली, लेकिन बदले में दलितों को विधानसभाओं में आरक्षित सीटें मिली। यह उनकी रणनीति थी। वे जानते थे कि बदलाव के लिए समझौते जरूरी हैं, लेकिन उनका लक्ष्य कभी नहीं बदला। जब संविधान सभा बनी तो अंबेडकर को इसमें शामिल किया गया। उनकी विद्वता और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को देखते हुए 29 अगस्त 1947 को उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी। यह समिति संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यह केवल कागज पर शब्द लिखने का काम नहीं था। यह एक युद्ध क्षेत्र था जहां विचारधाराएं, विश्वास और सपने आपस में टकराते थे। भारत उस समय एक जटिल देश था। यहां 565 रियासतें थीं, जिन्हें एक राष्ट्र में मिलाना था। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य समुदाय रहते थे, जिनके अपने अपने हित थे। यहां गांवों में गरीबी और अशिक्षा थी और शहरों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पनप रही थी। प्रारूप समिति के सामने सवाल था, ऐसा संविधान कैसे बनाया जाए जो इन सभी को एक सूत्र में बांधे। अंबेडकर ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन किया। अमेरिका के संविधान से उन्होंने मौलिक अधिकारों की प्रेरणा ली, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और कनाडा से संघीय ढांचे की प्रेरणा। लेकिन उनका संविधान भारतीय मिट्टी से उपजा था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में भारत की आत्मा झलके। प्रारूप समिति की बैठकों में गर्मा गर्म बहस होती थी। एक बार के मुंशी ने प्रस्ताव रखा कि संविधान में संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। इस प्रस्ताव का कई सदस्यों ने समर्थन किया, लेकिन दक्षिण भारत के प्रतिनिधि टी कृष्णमाचारी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, संस्कृत को थोपने से दक्षिण भारत में असंतोष बढ़ेगा। हमें ऐसी भाषा चाहिए जो सबको जोड़े। अंबेडकर ने इस बहस को शांत किया और सुझाव दिया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, लेकिन अंग्रेजी को भी 15 साल तक बनाए रखा जाए। यह उनकी कूटनीति थी। वे हर पक्ष को सुनते थे और फिर एक संतुलित रास्ता निकालते थे। एक और ऐतिहासिक घटना थी धर्मनिरपेक्षता की बहस। हिंदू महासभा के कुछ सदस्य चाहते थे कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन अंबेडकर ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा क्योंकि यहाँ हर धर्म और समुदाय का सम्मान है। अगर हम किसी एक धर्म को प्राथमिकता देंगे तो हम अपनी एकता को खो देंगे। उनकी इस बात का नेहरू और मौलाना आजाद ने समर्थन किया और आखिरकार संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक मूल सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया। अंबेडकर के लिए संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति का हथियार था। वे मानते थे कि भारत की सबसे बड़ी बीमारी है सामाजिक असमानता। अगर संविधान इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता तो वह बेकार है। इसलिए उन्होंने संविधान को 3 स्तंभों पर खड़ा किया: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को कुछ बुनियादी अधिकार मिले: बोलने की आजादी, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार। ये अधिकार केवल कागज पर नहीं थे, ये हर भारतीय की गरिमा की गारंटी थी। एक बार संविधान सभा में एक सदस्य ने सवाल उठाया कि क्या मौलिक अधिकारों को असीमित रखा जाना चाहिए। अंबेडकर ने जवाब दिया, अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन वे हर नागरिक की गरिमा के लिए जरूरी हैं। अगर हम इन्हें कमजोर करेंगे तो हम लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत,
ये सिद्धांत सरकार को यह बताते थे कि उसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण ये सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा थे। अंबेडकर जानते थे कि ये सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हो सकते, लेकिन ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी को रेखांकित करते थे। एक बार जब एक सदस्य ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को ख्याली पुलाव कहा, तो अंबेडकर ने जवाब दिया, ये सिद्धांत ख्याली नहीं बल्कि भारत के भविष्य का नक्शा है। अंबेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की जो सामाजिक भेदभाव को खत्म करें। अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया। अनुच्छेद 15 ने धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया और अनुच्छेद 16 ने सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी दी। अंबेडकर ने यह भी सुनिश्चित किया कि संविधान में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान हो। उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें। उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति और शिक्षा के अधिकारों की वकालत की और उन्होंने अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और धर्म को संरक्षित करने का अधिकार दिया। संविधान सभा की एक बैठक में हंसा मेहता ने अंबेडकर से पूछा, क्या आप मानते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए? अंबेडकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यह नहीं मानता कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। मैं मानता हूं कि उन्हें ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि वे सदियों से अन्याय सहती आई हैं। यह जवाब हंसा मेहता को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए अंबेडकर का खुलकर समर्थन किया। हालांकि अंबेडकर प्रारूप समिति के केंद्र में थे, लेकिन संविधान का निर्माण एक सामूहिक प्रयास था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में उन्होंने भारत के सपने को शब्दों में ढाला। उन्होंने कहा, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा जहां हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिलेगा। यह प्रस्ताव संविधान का आधार बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारत में मिलाने का असंभव कार्य किया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी रियासतें अपनी स्वतंत्रता चाहती थीं, लेकिन पटेल की कूटनीति और दृढ़ता ने रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ा। एक बार जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार किया, तो पटेल ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया और 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। अगर यह काम नहीं हुआ होता तो संविधान लागू करना असंभव था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और संविधान को इस विविधता को संरक्षित करना होगा। एक बार जब एक सदस्य ने अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधानों का विरोध किया, तो मौलाना ने कहा, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हंसा मेहता ने हिंदू कोड बिल की वकालत की, जिसमें महिलाओं को तलाक, संपत्ति और पुनर्विवाह का अधिकार मिला। दुर्गाबाई देशमुख ने सामाजिक कल्याण और बाल विवाह जैसे मुद्दों को उठाया और अमृत कौर ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधानों की मांग की। संविधान सभा की एक बैठक में हंसा मेहता ने बाल विवाह के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। कई रूढ़िवादी सदस्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन दुर्गाबाई ने कहा, अगर हम अपनी बेटियों को शिक्षा और स्वतंत्रता नहीं देंगे तो हमारा राष्ट्र कभी मजबूत नहीं होगा। उनकी इस बात ने अंबेडकर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को संविधान में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए। संविधान सभा में हर कदम पर बहस होती थी। कुछ लोग कहते थे कि संविधान बहुत पश्चिमी है, कुछ इसे बहुत लंबा मानते थे। हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों ने संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की आलोचना की। वे चाहते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने और संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि वे पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे। साम्यवादी विचारधारा के लोग पूंजीवादी ढांचे का विरोध कर रहे थे।
और गांधीवादी लोग ग्राम स्वराज की वकालत कर रहे थे, जिसमें गांवों को स्वायत्तता दी जाए। अंबेडकर ने इन सभी आलोचनाओं का जवाब अपनी तर्क शक्ति से दिया। उन्होंने कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह बेकार है। यह उनकी दूरदृष्टि थी, जो आज भी प्रासंगिक है। एक और बड़ी चुनौती थी भाषा का मुद्दा। कुछ लोग हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, जबकि दक्षिण भारत के लोग अंग्रेजी को बनाए रखना चाहते थे। संविधान सभा में भाषा पर एक तीखी बहस हुई। हिंदी समर्थक जैसे सेठ गोविंद दास ने कहा कि हिंदी ही भारत की आत्मा है, लेकिन तमिलनाडु के प्रतिनिधि टी कृष्णमाचारी ने कहा, हिंदी को थोपना दक्षिण भारत के लिए अन्याय होगा। अंबेडकर ने इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाया। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाया, लेकिन अंग्रेजी को भी 15 साल तक बनाए रखने की व्यवस्था की। एक और ऐतिहासिक घटना थी हिंदू कोड बिल की बहस। अंबेडकर ने इस बिल को पेश किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया, लेकिन कई रूढ़िवादी सदस्यों ने इसका विरोध किया। एक सदस्य ने कहा, यह बिल हिंदू संस्कृति को नष्ट कर देगा। अंबेडकर ने जवाब दिया, अगर हिंदू संस्कृति में महिलाओं को दबाना शामिल है तो ऐसी संस्कृति को बदलने की जरूरत है। हालांकि यह बिल संविधान सभा में पास नहीं हुआ, लेकिन बाद में इसे संसद में पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया। उस दिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर किए तो सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 20 भाग थे। लेकिन यह केवल एक दस्तावेज नहीं था, यह एक सपना था, एक वादा था, एक नई शुरुआत थी। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, लेकिन अंबेडकर के लिए यह केवल एक शुरुआत थी। वे जानते थे कि संविधान के शब्दों को जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने संविधान सभा में कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना अधूरी है। संविधान के अंगीकरण के बाद अंबेडकर अपने घर लौटे। उनकी पत्नी सविता ने उनसे पूछा, भीम, क्या अब तुम्हारा सपना पूरा हुआ? अंबेडकर ने जवाब दिया, नहीं सविता, संविधान बनाना आसान था, अब इसे जीवित रखना है। यह उनकी दूरदृष्टि थी। वे जानते थे कि संविधान केवल एक शुरुआत है। सवाल यह है कि संविधान निर्माण का श्रेय अंबेडकर को ही क्यों दिया जाता है? जवाब उनके योगदान की गहराई में है। वे न केवल प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बल्कि संविधान की आत्मा थे। उनकी विद्वता ने संविधान को एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया, उनकी सामाजिक लड़ाई ने इसे समावेशी बनाया और उनकी दूरदृष्टि ने इसे समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला बनाया। नेहरू, पटेल और अन्य नेताओं ने निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू ने संविधान को एक वैश्विक दृष्टिकोण दिया, पटेल ने रियासतों को एकजुट किया और आजाद ने शिक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों को मजबूत किया। लेकिन अंबेडकर का योगदान इसलिए अनूठा था क्योंकि वे उस वर्ग से आए थे जिसे समाज ने सदियों तक कुचला था। उनकी हर पंक्ति में दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की आवाज थी। उन्होंने संविधान को केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का हथियार बनाया। अंबेडकर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो न केवल कानूनी था, बल्कि नैतिक भी था। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को समानता और सम्मान मिले, और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। भारतीय संविधान की कहानी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह एक सामूहिक सपने की कहानी है। यह उन सैकड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने विचार, अपनी मेहनत और अपनी दूरदृष्टि से इस दस्तावेज को आकार दिया। लेकिन इस सपने को साकार करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका इतनी बड़ी थी कि उनका नाम संविधान के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। वे एक विद्वान थे, एक योद्धा थे और सबसे बढ़कर एक ऐसे भारत के सपने देखने वाले थे जहां हर व्यक्ति को समानता और सम्मान मिले।
उन्होंने संविधान के जरिए न केवल एक राष्ट्र बनाया बल्कि एक नई सोच दी। और यही वजह है कि जब भी भारतीय संविधान की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि बाबा साहब अंबेडकर कितनी महान शख्सियत है। उनका संघर्ष एक सागर के समान है जिसका ना तो आदि है ना ही अंत। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। आपने वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।